तो ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन एक्सएमएल का। ठीक है, एक्सएमएल क्या होती है, यहाँ पे इसका पहला पॉइंट देखो, एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो ये जो एक्सएमएल बना है ना, मतलब इन तीन वर्ड से मिलके बना है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब एक्सटेंसिबल में जो एक्स है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्कअप में जो एम है वो एम को, और लैंग्वेज में जो एल है वो एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मार्कअप लैंग्वेज, ये आपने एचटीएमएल के अंदर सुना होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जब हमने एचटीएमएल कवर की थी। ठीक है, तो मार्कअप्स का मतलब टैग्स। ठीक है, जो हम टैग्स लिखते हैं ना, मतलब आप जो फॉर एग्जांपल एचटीएमएल के अंदर बॉडी का टैग होता था, हेड का टैग होता था, ये सारे एचटीएमएल के प्री डिफाइंड टैग्स होते थे, जिनके थ्रू हम क्या करते थे, स्ट्रक्चर बिल्ड करते थे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक्सएमएल है। भाई देखो डिफरेंस बहुत है एक्सएमएल और एचटीएमएल में, लेकिन एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों में मार्कअप्स यूज होते हैं, मतलब टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, और एक्सटेंसिबल का मतलब कि इस लैंग्वेज के अंदर हम टैग्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब कि हम इसके अंदर अपने टैग्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह एचटीएमएल के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते थे, ठीक है, हेड, बॉडी, बोल्ड के ये सारे प्री डिफाइंड जो पहले से बने हुए, इसके अंदर पहले से कोई टैग नहीं बने हुए। इसके अंदर जो टैग बनाता है वो यूजर डिफाइंड होते हैं, मतलब वो हम खुद बनाते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं। इसमें सिर्फ एक्सएमएल की डिक्लेरेशन होती है बस। जिस तरह आपने देखा होगा एचटीएमएल में डॉक टाइप की डिक्लेरेशन देते थे, एचटीएमएल की डिक्लेरेशन देते थे, बाकी उसमें टैग्स भी उनके अपने होते थे जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए एचटीएमएल में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने टैग्स क्रिएट करते हैं, तभी इसको कहा गया एक्सटेंसिबल, मतलब हम अपने एक्सटेंड कर सकते हैं टैग, अपने टैग इसमें बना सकते हैं। फिर देखो एक्सएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक एचटीएमएल। ठीक है, वही बात है, मार्कअप लैंग्वेज मतलब इसके अंदर टैग्स को हम यूज करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, XML was designed to store and transport data। सही है, मतलब XML हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमें कोई डेटा किसी फाइल के अंदर, जो कि एक XML फाइल होगी, उसके अंदर डेटा अपना स्टोर करना है, सेव करना है, और फिर उसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको इसकी मिसाल एक डेटाबेस से दूं, डेटाबेस से हम क्या करते हैं, डेटा फैच करते हैं और अपनी एप्लीकेशन में लेके जाते हैं और उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। कुछ इस तरह का ही मामला आपके साथ एक्सएमएल के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन एक्सएमएल एक फाइल होती है, मतलब एक्सएमएल के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं ना, वो एक फाइल की सूरत में सेव करते हैं। सिर्फ डेटा, याद रखना, सिर्फ डेटा हम स्टोर करते हैं एक्सएमएल के अंदर, और डेटा एक या एक से ज्यादा एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो HTML में क्या होता था कि जो भी हम टैग्स यूज करते थे, ठीक है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रखते थे, वो एक लुक की सूरत में हमें नजर आती थी। मतलब अगर हम बोल्ड कर रहे हैं तो जो इंफॉर्मेशन उस बोल्ड के टैग के बीच में होगी वो बोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट हम डेटा रखते हैं। XML फाइल के अंदर हम क्या रखते हैं, अपना डेटा रखते हैं, जो हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन हो। ठीक है, उसके अंदर हम इस XML को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूं कि मेरे पास दो मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक मेरे पास एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल वो जावा पे बना हुआ है, एक मेरे पास है वेबसाइट। अब मैं चाह रहा हूं उन दोनों के अंदर मुझे एक कॉमन डेटा दिखाना है, मतलब दोनों वेबसाइट में भी और सॉफ्टवेयर में भी मुझे कॉमन डेटा दिखाना है। सही है, और वो जो कॉमन डेटा होगा ना, उसकी मैं एक क्या बना लूंगा, XML फाइल बना लूंगा, जिसके अंदर मैं अपने टैग्स यूज करूंगा। तो वो जो फाइल है ना, उसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, एक्सचेंज कर सकता हूं अपने सॉफ्टवेयर में भी और अपने वेबसाइट में भी। ठीक है, मतलब इसलिए ये XML काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहां पे देखो XML was designed to be self descriptive। अब सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का मतलब जो कि खुद को बयान करे। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया कि इसके अंदर क्या यूज होते हैं, अपने बनाए हुए टैग्स यूज होते हैं, बने बनाए टैग्स नहीं है, जो आप खुद बनाते हो, जो आपको इजी लगते हैं, उस हिसाब से आप क्या करते हो, टैग्स बनाते हो।
और उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हो, जमा करते हो। सही है। तो जो आप टैग यूज करते हो ना वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब जो आप टैग यूज कर रहे हो ना वही बता देते हैं कि आप इस टैग के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन रखोगे। सही है। वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब खुद ही बता देते हैं कि ये टैग क्या कर रहा है, किस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फिर देखो, XML was designed to be both human and machine readable। मतलब XML के अंदर जो आप टैग्स की मदद से जो आप डेटा स्टोर करते हो ना, ठीक है, वो ह्यूमन के लिए समझने में भी आसान है और आपकी मशीन, मतलब फॉर एग्जांपल आप अपनी मशीन पे कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो वो जो XML का डेटा होगा ह्यूमन तो समझेगा, मतलब जो बना रहा है उस XML फाइल को, उसके अंदर जो डेटा स्टोर कर रहा है वो तो समझेगा। इसके साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन होगी, वो जो जिस मशीन पे चलती है, वो एप्लीकेशन और वो मशीन भी क्या करेगी, उस XML फॉर्मेट को इजीली रीड कर सकती है। सही ना। फिर यहाँ पे देखो, XML इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर डेटा, मतलब हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर किसकी मदद से, अपने टैग्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूं आदिल, फॉर एग्जाम्पल एज लिखूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ रहा है ये क्या है, आदिल 25, ये क्या है, मतलब ये है तो इंफॉर्मेशन, लेकिन इसको स्ट्रक्चर नहीं किया गया, मतलब वैलिड तरीके से इसको बताया नहीं गया कि ये क्या चीज है। तो मैंने आपको बताया कि XML के अंदर हम अपने टैग्स बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये है नेम, और यहाँ पे जिस तरह वो हम ओपन टैग और क्लोजिंग टैग करते हैं, सही है, मैंने क्या किया, अपना एक टैग बनाया जिसका नाम क्या है, नेम, और उसके अंदर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सेव करवा दी। सही है। ठीक है। फिर इसी तरह एज, अब एज क्या है, मतलब यहाँ पे 25 लिखा है ना, हमें नहीं पता ये 25 क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी बच्चे का वेट भी हो सकता है, 25 कोई फिगर भी हो सकती है, कोई रुपीज भी हो सकता है, मतलब इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं किया गया, अरेंज नहीं किया गया। तो अगर मैं यहाँ पे अपना एक टैग एज, सही है, अब देखो अब प्रॉपरली डिफाइन हो रहा है ये कि भाई ये जो डेटा है जिसमें आदिल है और ये 25 लिखा था, ये है क्या बेसिकली, मतलब मैंने उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, किसके थ्रू, टैग्स के थ्रू, जो कि प्री डिफाइंड नहीं है, यूजर डिफाइंड है, जो मैंने अभी अभी क्या किए, क्रिएट किए। ठीक है। ये इसका इस पॉइंट का मकसद है यहाँ पे, XML इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर डेटा। फिर XML use tags to structure data which are created by user, by point, मतलब स्ट्रक्चर हम किस तरह से देते हैं अपने टैग को, मतलब अपने डेटा को टैग्स की मदद से, जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड नहीं होते। फिर देखो, XML is used to interchange data और डेटा एक्सचेंज बाई पॉइंट, के फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये XML की फाइल है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं ये इंफॉर्मेशन मैं अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं किसी दूसरी लैंग्वेज की मदद से, HTML की मदद से। फिर इसी तरह यही मैं अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, जिस तरह फॉर एग्जांपल C# की एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये डेटा डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, तो वो भी करवा सकता हूं। लेकिन डेटा कहां से आ रहा है, एक XML फाइल से आ रहा है, मतलब ऐसा डेटा जो कि मैं चाह रहा हूं इंटरचेंज हो, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सचेंज हो, वो सारा डेटा मैं कहां गैदर करके रख लूंगा, एक XML फाइल के अंदर गैदर करके रख लूंगा। ठीक है। और फिर उसको मैं अपडेट भी कर सकता हूं, मॉडिफिकेशन वगैरह जो सारी चीजें वो XML फाइल के अंदर मैं कर सकता हूं। ठीक है। अब यहां पे देखो, व्हाट डज XML डू, मतलब XML का काम क्या है, XML करता क्या है। XML is just information wrapped in tags, मतलब ये देखो ये इंफॉर्मेशन है ना, आदिल ये 25 जो मैंने लिखा है क्या है, इंफॉर्मेशन है जिसको रैप किया गया है किसके दरमियान, टैग्स में। ठीक है। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, ये खुद कुछ नहीं है, मतलब अगर एक XML फाइल है ना, वो खुद कुछ नहीं है, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। मतलब आप अगर चाह रहे हो कि एक जगह ऐसी हो जहां पे मेरी सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव हो, बस, और कुछ भी नहीं, ना डिजाइनिंग, ना कुछ, ना प्रेजेंटेशन, ना कुछ, ना डिजाइनिंग, ना कुछ,
सिर्फ हमारे पास क्या हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर हो, डेटा एक जगह पे स्टोर हो, तो इसका नाम है आपके पास एक्सएमएल। सही है, मतलब एक्सएमएल का डेटा आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, यही बात मैंने बताई थी। एक तो एक्सएमएल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो और दूसरा ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सही है, अब वो कोई भी एप्लीकेशन होती है, याद रखना, मतलब वो एप्लीकेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनी हुई हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सएमएल आपके पास इस तरह का ओपन सोर्स है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इजीली यूज किया जा सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि सिर्फ या तो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होगा या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही है, फिर वही बात, XML इज यूज टू कैरी डेटा एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, मतलब कैरी करने का मतलब अपने पास स्टोर करता है और उस फाइल को मैं जगह जगह ट्रेवल करवा के किसी भी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकता हूं, कहीं भी सेंड कर सकता हूं, क्लाइंट से सर्वर पे सेंड कर सकता हूं, सर्वर वापस क्लाइंट पे सेंड कर सकता है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, XML फाइल के फॉर्मेट में हो रही है। सही है, ये पॉइंट है। ठीक है, फिर वाई स्टडी एक्सएमएल, मतलब एक्सएमएल हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट देखो, एक्सएमएल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी डिफरेंट आईटी सिस्टम्स, मतलब आपके पास जितनी भी सिस्टम्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन चल रही हैं, उसके अंदर आपको डेटा ट्रांसपोर्ट का यूज होता है, लाजमी होता है। ठीक है ना, मतलब अगर आपकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा एक स्कूल है, ठीक है, अब मेरा एक स्कूल है, उस स्कूल की वेबसाइट भी है, उस स्कूल का सॉफ्टवेयर भी है, उस स्कूल की कोई एप्लीकेशन भी चल रही है एंड्रॉइड पे, ये सारी चीज है, लेकिन डेटा तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम है। सही है, डेटा क्या है, तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम जाता है, मतलब स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट्स की अगर मुझे इंफॉर्मेशन दिखानी है, मुझे अपनी वेबसाइट पे भी दिखानी है, अपने सॉफ्टवेयर पे भी दिखानी है और अपनी एंड्रॉइड की ऐप पे भी दिखानी है, लेकिन वो सारा डेटा एक जगह से आएगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक एक्सएमएल फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सही है, एक्सएमएल फाइल के अंदर अपने हिसाब से, जैसे हमारी आसानी हो उस हिसाब से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर एक्सएमएल इज ऑफन यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा ओवर द इंटरनेट, वही बात, मतलब एक फाइल बनाई उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, कॉपीज बना के डिफरेंट इंटरनेट पे या किसी एप्लीकेशन पे मैं क्या कर रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। ठीक है, ये इसका मकसद है। फिर देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सएमएल, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसे एक्सएमएल की नॉलेज होनी चाहिए। सही है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब देखो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, याद रखना, एक्सएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर आप डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, बस इतना सा काम है इसका। ठीक है, मतलब देखो एक्सएमएल हम इसका एक और यूज भी हो सकता है कि अगर आप चाह रहे हो, मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं उसके अंदर सिर्फ अपीयरेंस शो करवा रहा हूं, मतलब सिर्फ डेटा, मतलब प्रेजेंट किस तरह से होगा हमारा डेटा वो शो करवा रहा हूं। ठीक है, मतलब हेडर है, हेडर के अंदर क्या आएगा, फुटर है, फुटर के अंदर क्या आएगा, बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या आएगा, लेकिन ये सारा डेटा कहां से आएगा, एक एक्सएमएल फाइल के अंदर से आएगा, मतलब वहां से फेच करके हम क्या करेंगे, एचटीएमएल के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। सही है, और इसी तरह जिस तरह मैंने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाया, कहां से फेच करके, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से डेटा फेच करके, इसी तरह मैं किसी दूसरी एप्लीकेशन में, जैसे विनफॉर्म्स हैं, जावा स्विंग्स हैं, वहां पे भी मैं क्या करवा सकता हूं, एक्सएमएल का डेटा डिस्प्ले करवा सकता हूं, सिंपल। अब आते हैं इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा देखते हैं, एचटीएमएल और एक्सएमएल में, क्योंकि इसमें काफी थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो यहां पे देखो, HTML was designed to display data, मतलब HTML हम क्यों यूज करते हैं कि वेबसाइट के अंदर अपने ब्राउजर पे डेटा डिस्प्ले किस तरह से होगा, उसकी प्रेजेंटेशन, वो उसकी अपीयरेंस किस तरह से होगी, जबकि XML was designed to carry data, बस उसके अंदर डिजाइनिंग की झंझट, ये वो चीजें हमें नहीं देखनी होती, जस्ट डेटा होता है उसके अंदर जिसको हम अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं। फिर देखो, HTML displays data and focuses on how data looks,
मतलब HTML किस पे फोकस करता है? डेटा की डिस्प्लेइंग पे, उसकी अपीयरेंस पे, उसके लुक के ऊपर फोकस करता है कि वो दिखेगा किस तरह डेटा। XML ये बताता है कि डेटा क्या है, मतलब डेटा कौन सा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो यही यहां पे बता रहे हैं, XML डिस्क्राइब्स डेटा एंड फोकसेस ऑन व्हाट डेटा इज, मतलब डेटा कौन सा है, डेटा क्या है, वो हम XML के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर HTML इज अबाउट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन द ब्राउजर। डिस्प्लेइंग की बात हो रही है, अपीयरेंस की बात हो रही है, लुक की बात हो रही है। XML इज अबाउट कैरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब उस प्रेजेंटेशन के अंदर, उस अपीयरेंस के अंदर जो डेटा शो होगा वो आएगा आपके पास XML से। सही है, ये पॉइंट है। फिर वही पॉइंट, HTML डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन, XML डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन, कि भाई वो इंफॉर्मेशन है क्या, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है। फिर यहां पे वही पॉइंट जो पहले भी डिस्कस किया अभी हमने, HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। हेड, बॉडी, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे HTML के अंदर पहले से बने हुए हैं, इनको हमने जस्ट यूज करना है। हम HTML के अंदर अपने कोई यूजर डिफाइंड टैग नहीं बना सकते, जो बने हुए HTML ने हमें फराहम किए हैं वही हमें यूज करने हैं, सिंपल। अब देखो, XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, यू मस्ट डिफाइन योर ओन टैग। मतलब XML के अंदर कोई ऐसा टैग नहीं है जो पहले से बना हुआ, उसकी डेक्लेरेशन वगैरह को छोड़ के। सही है ना, जो डेक्लेरेशन में हम टैग वगैरह यूज करते हैं XML का, उसको छोड़ के। ठीक है। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, मतलब जो आप इंफॉर्मेशन अपनी जिन टैग्स के अंदर रखते हो ना, वो टैग्स आप खुद ही बनाते हो। बने बनाए आपको टैग कोई प्रोवाइडेड नहीं है XML की तरफ से। ठीक है। फिर यहां पे देखो, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब HTML के अंदर जो टैग्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी टैग है ना, एक बॉडी टैग होता है। अब बॉडी टैग को जब आपने ओपन किया, उसका B कैपिटल कर दिया, और जब क्लोज किया तो उसका B स्मॉल है, तो HTML इस बात पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाता, मतलब वो अलाउ करता है फिर भी आपकी जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट, वो सही डिस्प्ले होती है, उसमें कोई एरर वगैरह नहीं आता या कोई मसला नहीं होता। लेकिन XML टैग्स आर केस सेंसिटिव, मतलब अगर आप अपने टैग्स भी बना रहे हो ना, तो उसमें केसिंग का ख्याल रखना है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने नेम टैग दिया था यहाँ पे, ये देखो हमने नेम टैग दिया था ना, ठीक है, नेम स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग में मैंने क्या किया, N कैपिटल कर दिया और क्लोजिंग में N स्मॉल है, तो इसमें हमारे पास मतलब ये जो XML डॉक्यूमेंट है इनवैलिड हो जाएगा। सही है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो मतलब केस सेंसिटिव ये XML लैंग्वेज है। फिर वही पॉइंट, HTML फाइल हैज .html एक्सटेंशन, मतलब उसकी जो एक्सटेंशन होती है फाइल की, और XML फाइल हैज .xml एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब देखो आप किसी भी एडिटर में, जिस तरह वर्डपैड हो गया, वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, उसके अंदर आप XML का कोड बना सकते हो, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या रखोगे, .xml, ये पॉइंट है। बाकी XML के एडिटर भी बहुत हैं, जिस तरह एक XML का अपना एक है XML नोटपैड, इस तरह और भी बहुत सारे हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, जिसमें वही फायदा जो ड्रीमवीवर में होता था कि टैग्स खुद ब खुद बंद हो जाते थे। सही है, ये बहुत सारी चीजें मतलब उनके अपने XML के एडिटर्स के अंदर होता है। सही है। फिर अब यहां पे आ जाओ टैग्स एंड एलिमेंट। देखो टैग्स एंड एलिमेंट का तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है जो HTML में होता है। सही है, मतलब एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास स्टार्ट टैग भी हो, टेक्स्ट भी हो और एंड टैग भी हो, ये पूरा मिलके क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। सही है। अब देखो टैग्स में हम ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के कैरेक्टर यूज करते हैं, जिसको हम एंगुलर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह बीच में फिर टैग्स दे दिया हमने, फिर उसी तरह जो क्लोजिंग करते हैं जिस तरह HTML में करते हैं, पेयर टैग्स, मतलब इसके अंदर आपके पास पेयर टैग्स भी होते हैं। सही है। ठीक है, ये टैग्स एंड एलिमेंट्स की बात हो गई। यहाँ पे हम एंड में फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं जब बंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आओ वही पॉइंट जो अभी ऊपर डिस्कस किया मैंने, XML एलिमेंट नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब वही जिस तरह मैंने बताया, अगर N एक कैपिटल कर दिया और जब क्लोज कर रहे हो उसे स्मॉल कर दिया तो ये रॉन्ग है। सही है, इसमें एरर प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरे में भी इसी तरह है कि पहला N स्मॉल है, क्लोज करते हुए आपने उसको कैपिटल कर दिया तो ये भी गलत है।
फिर यहाँ पे देखो थर्ड लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई भी आपके पास केस का फॉल्ट नहीं है, सही है, तो ये सही है। फिर अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, सही है, मतलब देखो यहां पे ये आपके पास बता रहा है कि हम स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं टैग्स को यूज करते हुए, सही है, एक्सएमएल के अंदर। तो अब देखो सबसे पहला आता है आपके पास रूट नोड। ठीक है, देखो ये जितने भी आपके पास टैग्स है ना, ये नोड्स कहलाती हैं। तो ये आपके पास सबसे पहला मेन क्या होता है, रूट नोड, सही है, इसको हम पेरेंट एलिमेंट भी कहते हैं, मतलब सबका पेरेंट। मतलब जब भी आप क्या करोगे, कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट लिखोगे तो उसमें एक रूट नोड पेरेंट एलिमेंट होना लाजमी है। जिस तरह HTML में हम एक HTML का टैग यूज करते थे, याद है, वो सारी चीजें मतलब जितना भी टैग्स होते थे वो उसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर आते थे, रूट नोड के अंदर आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब हमने सारे टैग्स बनाने हैं ना, हमें कोई प्री डिफाइंड टैग्स तो नहीं मिलेंगे, सारे टैग्स हमने बनाने, लेकिन ख्याल क्या रखना है कि जो भी टैग्स आप बनाओगे उसमें एक आपका रूट टैग होना चाहिए, रूट नोड होना चाहिए, पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह एक रूट है ना, मतलब एक पेरेंट है, उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक चाइल्ड बताया हुआ। ठीक है, मतलब ये रूट है ना, इसके अंदर एक से ज्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं, ये चाइल्ड नोड कहलाती है। मैंने बताया ना, हर स्टेप पे, हर स्टेप को, हर टैग को एक नोड कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये रूट नोड हो गई, उसके बाद चाइल्ड नोड आपके पास आ गई, सही है। अब देखो रूट पेरेंट है तो मतलब मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। फिर इसी तरह चाइल्ड है, उनके एक सब चाइल्ड भी हो सकता है और मल्टीपल सब चाइल्ड भी हो सकते हैं, तो ये सब चाइल्ड भी क्या है, सब चाइल्ड नोड है, सही है, मतलब ये सारी नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाओ, अब देखो एग्जाम्पल ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक आपके पास डॉक्यूमेंट है एक्सएमएल का। देखो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, एक्सएमएल की डिक्लेरेशन, मतलब वर्जन और उसकी एनकोडिंग वगैरह। अभी जब इसका प्रैक्टिकल वर्क एक करके देखेंगे तब इसको मैं सारा बताऊंगा कि ये डिक्लेरेशन क्या है। इसके बाद से आप देखो, ये देखो सैंपल, मतलब ये हमने एक टैग बनाया है और ये रूट टैग है, देख रहे हो, रूट नोड है, मतलब सैंपल, और ये जो सैंपल क्लोज हो रहा है इसके अंदर सारे चाइल्ड्स और सब चाइल्ड्स आ रहे हैं, देख रहे हो। अब देखो एक आइटम है, यहां पे देखो आइटम क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड किसका है, सैंपल का, जो कि रूट एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे सैंपल जो कि रूट नोड है उसके कितने चाइल्ड्स हैं, 3 चाइल्ड हैं, मतलब आइटम के टैग्स कितने हैं, 3 है, सही है, तो ये क्या हो गए, 3 उसके चाइल्ड हो गए। फिर देखो एक चाइल्ड के अंदर 2 सब चाइल्ड्स हैं, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे नेम, मतलब आइटम का नेम क्या है, बुक है, उसकी प्राइस क्या है, $13.65 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो एट्रीब्यूट है ना, आईडी, अब ये आप HTML में सेलेक्टर्स नहीं समझना, आईडी, ये एट्रीब्यूट भी हमारा अपना बनाया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, आप आइटम आईडी भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब ये आइटम है, उसका एट्रीब्यूट हमने क्या दे दिया, आइटम आईडी। ठीक है, जरूरी नहीं आप आईडी दो, क्योंकि अगर आईडी, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि वो HTML वाला सेलेक्टर यूज किया हुआ है, आईडी क्लास, ये जो सेलेक्टर यूज करते थे, टाइप सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, वो चीज नहीं है। आईडी ये एट्रीब्यूट भी हमने खुद बनाया है, ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे आईडी देने का मकसद क्या हुआ कि आईडी 1 है ना, मतलब ये इस बुक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आइटम्स तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन आईडी से मैं क्या कर सकता हूं, उस बुक वाले आइटम को कॉल करवा सकता हूं अपनी एप्लीकेशन में या वेबसाइट में। ठीक है, फिर आइटम आईडी 2, ये मतलब दूसरा आइटम हो गया जिसमें क्लोथ्स है और उसकी प्राइस है। फिर तीसरा आइटम जिसमें शूज है और उसकी प्राइस है, सही है, मतलब सैंपल क्या हो गया, रूट एलिमेंट हो गया, आइटम क्या हो गया, उसका चाइल्ड हो गया, और नेम और प्राइस क्या हो गई, उनकी सब चाइल्ड हो गई। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सएमएल। ठीक है, मतलब एक्सएमएल के एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, तो यहां पे पहला पॉइंट देखो, एक्सएमएल कीप्स कंटेंट सेपरेट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, मतलब कि आप वेबसाइट बना रहे हो ना, आपने वेबसाइट बनाते हुए जो HTML का कोड लिखा है, उस कोड के अंदर आपने डेटा नहीं लिखा, बल्कि आप उस कोड के अंदर जो डेटा डिस्प्ले करवाओगे वो आपने सेपरेट रखा हुआ है एक XML फाइल के अंदर, सही है। मतलब आपने क्या किया,
डेटा की प्रेजेंटेशन को डेटा से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि जो आप डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, डेटा की जो डिजाइनिंग कर रहे हो, प्रेजेंटेशन का काम कर रहे हो, वो आप अलग करोगे, और डेटा क्या क्या स्टोर होगा वो आप अलग से करोगे। तो इससे क्या होगी, कंफ्यूजन, डेटा और प्रेजेंटेशन के दरमियान जो कंफ्यूजन है ना, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि एक्सएमएल फाइल है, आपको पता है इसमें सिर्फ डेटा ही स्टोर करवाना है। एचटीएमएल की फाइल है, आपको पता है कि इसके अंदर हमने डेटा की अपीयरेंस ही मैनेज करनी है बस, ठीक है। फिर XML इज एन ओपन फॉर्मेट, जिस तरह मैंने पहले बताया, XML इज एन ओपन फॉर्मेट दैट कैन बी रीड बाय मेनी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे। मतलब XML डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एप्लीकेशन के अंदर XML का डेटा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया, दो एप्लीकेशन है, आप सपोज करो, बीच में हमारी XML की फाइल है। अब जो राइट साइड पे एप्लीकेशन है वो C# पे बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे जो एप्लीकेशन है वो जावा पे बनी हुई है, और जो बीच में हमारे पास XML की फाइल है उसका डेटा मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, एक्सचेंज कर सकता हूं C# की एप्लीकेशन में भी और जावा की एप्लीकेशन में भी। ये इसका बहुत बड़ा आपके पास बेनिफिट है, ठीक है। फिर XML कैन बी यूज्ड ऑन बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर, मतलब क्लाइंट से जो आप डेटा सेंड करना चाह रहे हो वो XML फाइल की सूरत में आप सेंड भी कर सकते हो और गेट भी कर सकते हो। मतलब अगर सर्वर क्लाइंट पे कोई डेटा भेजना चाह रहा है तो वो क्या कर सकता है, XML की फॉर्म में भी सेंड कर सकता है। ये सारी चीजें इसमें मैनेज हो सकती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, XML हैज वाइड स्प्रेड सपोर्ट ऑफ इन मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, C#, मतलब इन सब के अंदर आपके पास XML की लाइब्रेरीज मौजूद हैं। XML की लाइब्रेरी से मुराद कि XML को किस तरह रीड करना है, XML की फाइल को किस तरह रीड करना है, लोड करना है, उसमें से डेटा फेच करना है, ये सारी जो क्लासेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, सही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सबसे लास्ट, XML can also be used with different platforms like iOS, Android, Windows, etc. मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका मतलब कि अगर आप एक XML फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर पे सेंड कर रहे हो, किसी दूसरे एप्लीकेशन पे सेंड कर रहे हो, अब जिस प्लेटफॉर्म से आप XML की फाइल सेंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे विंडोज हुआ है, और जो रिसीवर है उसके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास विंडोज के अलावा कोई मैक हुआ है फॉर एग्जाम्पल, सही है, तो वो भी क्या कर सकता है, इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब XML किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सही है ना। मतलब जिस तरह मैंने बताया कि दो एप्लीकेशंस हैं, एक जावा की, एक C# की है। C# की एप्लीकेशन चल रही है विंडोज के प्लेटफॉर्म पे, और जावा की एप्लीकेशन चल रही है फॉर एग्जांपल मैक के प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें भी आप XML का डेटा इंटरचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें आपके पास नहीं है, ठीक है। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है आपके पास XML की मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और फिगर से यहाँ पे समझाया हुआ है इसको, देखो जिस तरह वही बताया मैंने, XML makes it possible for disparate systems to exchange data, मतलब दो सिस्टम्स हैं, अब वो सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, वो कोई दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, उसमें डेटा, दोनों में डेटा कहां से लिया जा रहा है, XML फाइल से लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप डेटा एक जगह गैदर करते हो और उनको मल्टीपल सॉफ्टवेयर, मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल सिस्टम्स के साथ शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट है, सही है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसमें अभी आगे भी देखेंगे और भी चीजें, ठीक है। यहां तक क्लियर है।